नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए पूरे हफ्ते के प्रेशर के बाद आज थोड़ा सा रिस्पाइट आपको मार्केट में दिखाई पड़ेगा, जहां पर इंडेक्स फ्रंट पर और साथ साथ ब्रॉडर मार्केट्स भी थोड़ी खरीदारी के साथ लौटे हैं। इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए तो सेंसेक्स करीब 1% ऊपर, निफ्टी करीब 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक करीब 1% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर और लेस करीब 1% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन करीब 750 शेयर गिरावट में है और 1750 शेयर तेजी में, यानी कि यार एक शेयर की गिरावट सामने मोर लेस 3 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो एक रुझान पहले से तो बेटर है। हालांकि फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में थोड़ी सी ऊपरी से बाजार हल्का जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी जो एडवांस डिक्लाइन है वो एडवांसेस के फेवर में ही आपको दिखाई पड़ेगा। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुणे से आस्था में मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, जिनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, आईपीओ को लेकर भी और साथ साथ उनकी इंडिविजुअल कॉल्स पर भी। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पूरा हफ्ता ओवरहैंग रहा मार्केट्स में ईरान और इजराइल के वॉर को लेकर। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, बाजार थोड़ा थोड़ा हल्का होता चल रहा है, लेकिन आज एक कम बैक है कई दिनों की बिकवाली के बाद। कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को आप? गुड आफ्टरनून सुमित। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मार्केट में आज थोड़ा सा एक रिस्पाइट आया है, इतने दिनों से जो हम एक वीकनेस देख रहे थे, मुझे लगता है थोड़ा और एनहांस होना चाहिए, प्रोवाइडेड अगर 25,050 का स्तर टूटता है तो। यहाँ से 25 पॉइंट ऊपर की मैं बात करती हूँ। टूटने का अर्थ ये है कि इसके ऊपर टिकता है, तो जस्ट ब्रेक होना जरूरी नहीं है, सस्टेन होना जरूरी है, एटलीस्ट फॉर 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स, तो फिर और भी अच्छा तेज हो जाएगा। 25,050 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो नेक्स्ट लेवल जिसके लिए निफ्टी प्रिपेयर होगी वो 25,110 होगा। सो लग तेजी का ही रहा है यहाँ पे मूड, लेकिन अब अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम किसी को नई तेजी करनी है तो वो 25,050 के टिकने के बाद ही नई तेजी करे। और बाकी लिया हुआ है निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस तो कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे ठीक लग रहा है वो मेरे हिसाब से रहेगा 24,920 के आसपास का। तो 24,920 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस को कंटिन्यू करें 25,110 तक के टारगेट के लिए। तो 25,110 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड ऑफ पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, लेकिन 25,50 के ऊपर ही आपको नई पोजीशन बनाया अगर सस्टेन करता है तो। अदरवाइज अभी आपसे पोजीशंस को होल्ड करिएगा। आसम मैम, निफ्टी बैंक यहाँ क्या करें, क्योंकि आज कंपेरेटिवली थोड़ी सी स्ट्रेंथ है यहाँ पर, इसको कैसे रीड कर रहे हो आप? जी बिल्कुल, अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ इधर भी देखने को मिल रहा है, बट मोर और लेस दोनों ही चार्ट्स एकदम सेम लग रहे हैं सुमित। निफ्टी बैंक में भी अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इंट्राडे लेवल पे तो 56,200 का आ रहा है। 56,200 के ऊपर टूटना, उसके ऊपर टिकना बहुत जरूरी है आगे की तेजी को अगर बरकरार रखना है। और उस कंडीशन में जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 56,320 350 तक के रहेंगे। ये मैं इंट्राडे के टारगेट सजेस्ट कर रही हूँ। तो दोनों ही इंडाइसेस ठीक लगते हैं। ली हुई है लॉन्ग पोजीशन दोनों इंडाइसेस में तो कंटिन्यू कर सकते हैं। नई पोजीशन लेनी है तो जो लेवल्स दिए गए हैं उनके सस्टेन होने के बाद ही नई पोजीशंस के लिए एंट्री करें। तो आशा मैम, एक चीज और, ये मिड कैप स्मॉल कैप में क्या करें, क्योंकि पिछले कई दिनों से इंडेक्स को तो होल्ड कर रखा है, लेकिन मेजर डैमेज जो हो रहा है वो मिड कैप स्मॉल कैप में है। सो यहाँ क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप में तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में कोई दिक्कत आती नहीं है। अब अगर मैं निफ्टी मिड कैप 150 शेयर्स की भी बात करूं तो आज इसने भी लोअर लेवल से रेस्पाइट दिखाया। थोड़ी और तेजी आनी जरूरी है मिड कैप और स्मॉल कैप में, जो ये तेजी को आगे ले जा सकती है। तो अगर मैं इंडाइसेस की भी बात करूं तो 21,400, ये मैं निफ्टी मिड कैप 150 की बात कर रही हूँ। तो ये अगर 21,400 के ऊपर निकला तो ये भी तेज हो जाएगा। ये दोनों इंडाइसेस भी लोअर लेवल से अभी रिकवरी दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इनिशियल साइन ऑफ रिकवरी है। कुछ एक लेवल्स हैं जो ब्रेक होने जरूरी हैं, उनके ऊपर टिकने जरूरी है। तो इनमें भी ये जो तेजी है ये वापस से लौट के आई हुई है। और मेरे हिसाब से जो क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स है फिर उनमें बिल्कुल मोमेंटम बनेगा, इसलिए लॉन्ग पोजिशन वहां पे भी कंटिन्यू रखें। तो क्वालिटी मिड कैप, क्वालिटी स्मॉल कैप में अपनी लॉन्ग पोजीशंस को आप कैरी करिएगा, वहाँ पर कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग बीच बीच में आती रहेगी, लेकिन बहुत हद तक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट के अंदर कामकाज होते हुए दिखाई पड़ रही है। चलिए अब जरा निफ्टी के टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन आस्था मैम, एचडीबी फाइनेंशियल के लिए तैयारी जोरों पर है, आईपीओ आने वाला है।
बिल्कुल सुमित जी, देखिए अब क्या बाहर आई है आईपीओस की, एक साथ 3-3 4-4 आईपीओस खुलने वाले हैं। और इनफैक्ट हम एसएमई में, क्योंकि मर्चेंट बैंकर है, तो गेम की तरफ से भी हम 3 आईपीओस ऐसे भी स्पेस में ला रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बिजी वीक है, बहुत ही एक्सट्रीम बिजी अभी पूरा ये जो प्राइमरी मार्केट्स चल रहे हैं, तो बिल्कुल तैयारी जोरों आज शोरों समय से में ये चल रही है। एसएमई के लिए भी आप लोग क्या अपना नोट निकालते हो क्या ब्रोकरेज का? नहीं, हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा रेगुलेशंस रहते हैं। हम खुद भी मर्चेंट बैंकर है, लेकिन जो हमारे आईपीओज आते हैं जिसमें एम सिक्योरिटीज एज अ मर्चेंट बैंकर रहती है, उसमें नोट भी जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, तो काफी बिजी रहता है हमारे लिए वो टाइम। चलिए, तो इस पे तो हम आगे बातचीत करेंगे ही। अभी कुछ देर में हम निफ्टी के टॉप गेनर लूजर पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा, अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी आस्था मैम से किसी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है, जिस पर भी आप हम अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब इन पर भी बातचीत करके, इन पर भी कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। जरा आप वो मिड कैप स्मॉल कैप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज हलचल है। तो पहले एचडीएफसी लाइफ निफ्टी का टॉप गेनर, जियो फाइनेंशियल, भारती एयरटेल, एम&एम यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। निफ्टी गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज प्रेशर है हीरो मोटोकॉर्प में, मारुति में, डॉक्टर रेड्डीज में, बजाज फाइनेंस में। आज मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज खरीदारी है वारी एनर्जी में, प्रीमियर एनर्जी, इनफैक्ट पूरा रिन्यूएबल एनर्जी आज चला हुआ है। वारी, प्रीमियर, आइनॉक्स, केपीएल, सुजलॉन सब में तेजी है। आयरेडा, मैक्स हेल्थ केयर यहाँ पर भी खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पर आज जिन शेयरों में दबाव है उसमें टाटा टेक है, मुथूट फाइनेंस है, ऑयल इंडिया है, विशाल मेगा मार्ट है जहाँ पर दबाव है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर आज जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें बीईएमएल, केफिन टेक, आईएफसीआई, कैम्प्स, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर खरीदारी है। और बिकवाली वाली साइड पर कुछ नामों की बात की है तो उसमें कल्पतरू पावर, रेडिंगटन, एस्टर डीएम, आरके फोर्जिंग ये एक नाम है जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। आज समय हम 3 शेयरों पर आज आपकी राय चाहिए मुझे। पहले तो एचडीएफसी लाइफ और भारती एयरटेल। एचडीएफसी लाइफ 7 साल का ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, लेकिन अब वो इतना स्लो ब्रेकआउट है कि वो सरक के ही उसको तोड़ दे, बड़ी बात है। और दूसरा भारती एयरटेल अपने नए ऑल टाइम हाइस पर खड़ा है, 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुंचने वाली है। क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, एचडीएफसी लाइफ की बात करें, इनफैक्ट ये आज हम सुबह से पॉजिटिव थे इस काउंटर में, जब ये मॉर्निंग में भी अगर देखें 760 765 के आसपास चल रहा था। अभी भी हमें पॉजिटिव है, नेक्स्ट टारगेट 820 तक जाने की तैयारी है, 790 से 820, तो बढ़िया तेजी में आ गया है ये काउंटर। और ये मैं थोड़े छोटे टारगेट दे रही हूँ, शॉर्ट टर्म टारगेट दे रही हूँ। अगर मैं थोड़े से भी यहाँ पे लंबी अवधि के टारगेट्स रखूं, तो वो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि आराम से इसको जो नेक्स्ट लेवल जिसके लिए ये अब तैयारी करता हुआ नजर आएगा, वो यहाँ पे अब 850 से 880 के रहेंगे। तो ये काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें कोई भी गिरावट में, क्योंकि आज बहुत तेज हो चुका है, अभी एट द हाई पॉइंट ऑफ द डे है, आप देख भी सकते हैं जैसा स्क्रीन पे आ रहा है 780 के आसपास चल रहा है, विच इज एट द हाई पॉइंट ऑफ द डे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें अब अगर नई एंट्री करनी है तो थोड़ा सा गिरावट का वेट कर ले, लिया हुआ है तो बिल्कुल इसको होल्ड ही करना है। स्टॉप लॉस 750 का रहेगा, और टारगेट इसमें 820 का पहला, 850 का दूसरा। दूसरी तरफ अगर मैं एयरटेल की बात करूं, एयरटेल में भी एक अच्छा हम यहाँ पे एक मोमेंटम देख रहे हैं, और ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू रहना चाहिए। इसमें भी जो अब नेक्स्ट लेवल जिसकी तैयारी हो रही है, वो 1965 तक का मेरे को लगता है, वहां तक जाने की पूरी पूरी क्षमता है इस काउंटर में। तो अब वहां तक जाने की ये कोशिश कर सकता है। इसमें भी खरीदारी का मन बनाइए, थोड़ी सी थोड़ी सी गिरावट में करेंगे बेटर रहेगा 1965 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस के तौर पे मुझे लगता है जो एक लेवल अच्छा है वो 1900 का है। ओके। और दूसरा नाम मैम, जो तीसरा नाम जो मुझे पूछना है वो है विशाल मेगा मार्ट। मैम इस पे क्योंकि हमने पहले ही बहुत बारी बात की है, विशाल मेगा मार्ट में आईपीओ को आए हुए अभी शायद 6 महीने पूरे नहीं हुए, और प्रमोटर की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए का ब्लॉक। कैसे रीड कर रहे हो मैम इसे आप? थोड़ा सा डैम्पनर है ये एक बार के लिए, थोड़ा सा, क्योंकि जब भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है तो थोड़ा प्राइसेस पे फर्क पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसमें अभी भी इंटैक्ट है। फंडामेंटल्स कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक हो सकता है, तैयारी रखिए। नीचे में 120 121 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहां तक जा सकता है, उससे नीचे अभी तो नहीं लगता। और ही कुछ बात हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन एक बार बस 120 121 तक की एक डाउन साइड लगती है, वहां पे ये संभलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी ये जो न्यूज फ्लो की वजह से थोड़ा वीक हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के होल्डर्स इसमें कंटिन्यू रखें पोजीशन को। स्टॉप लॉस 110 का रखें, और टारगेट इसमें वापस से 135 तक के रहे।
तो 135 तक के टारगेट्स वापस आएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा नियर टर्म डैम्पनर एटी से बनता हुआ दिखाई पड़ा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करते हैं दर्शकों के सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल जो आया है वो है अपर सर्किट हैंडल से। इन्होंने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 228 रुपये के दाम पर 500 शेयर खरीद रखे हैं और मैम ये रिसेंटली वो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स की वजह से काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि वो गल्फ ऑफ हॉर्मास अगर बंद होता है तो शिपिंग रेट्स बढ़ेंगे और उसमें SCI और जी शिपिंग को बेनिफिशियरी माना जा रहा है, इसलिए शेयर अच्छी तेज़ी में रहा भी है ईरान इजराइल के वॉर के बाद। आप कैसे रीड कर रहे हो मैम स्टॉक को? देखिए, स्टॉक अच्छी तेजी में है और अभी तो थोड़ा सा ये दायरेमंद कारोबार में अटक गया है। दायरा बन गया है 200 से 240 के बीच में। मोटा मोटी बोले तो 200 से 236 के बीच में। तो ये एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन ट्रेंड और जो एक झुकाव है वो अभी भी अपसाइड की तरफ है। इसलिए नई पोजीशंस के लिए अभी रुक जाएं, लेकिन लिया हुआ है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 195 का रहेगा और इसमें जो टारगेट रहेंगे वो आराम से यहाँ पे 250 तक के रखे जा सकते हैं। तो 250 रुपये तक के टारगेट रहेंगे, वैसे एक दायरे में है, लेकिन अदरवाइज बने रहिए, कोई ऐसा हार्म नहीं है इसके अंदर। चंदन जी का एक सवाल आया है, वो पूछ रहे हैं कि LNT फाइनेंस और JSW इंफ्रा, इन दोनों में वो एंटर करना चाहते हैं, कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए उन्हें? देखिए, L&T फाइनेंस की बात करें तो चार्ट्स पे ये काउंटर भी अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है। और दूसरा इन्होंने बोला है JSW इंफ्रा, इंफ्रा। राइट? हाँ जी। मैं JSW इंफ्रा की बात करूं तो ये थोड़ा चार्ट पे भी वीक लग रहा है। तो अगर दोनों में से एक काउंटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिलेक्ट करना है तो आई विल गो विद L&T फाइनेंस। तो वहां पे एक बार उसे चूज कर सकते हैं और उसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। बट दोनों ही स्टॉक्स कोई बहुत बड़ी तेजी में नहीं है, क्योंकि इनको चॉइस करनी है दोनों में से, इसलिए एक मैंने रेकमेंड किया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत जोर से हम इसे रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक ठाक लगता है L&T फाइनेंस भी। तो यहाँ पे अगर बनानी है पोजीशन दोनों में से एक में कंपल्सरीली, तो फिर L&T फाइनेंस में बनाएं। स्टॉप लॉस रहेगा 185 का, और क्योंकि अभी ये 189 के आसपास चल रहा है तो टारगेट इसमें जो इजीली मुझे लगता है रखा जा सकता है वो 197 तक का है। तो आपके लिए राय यही है कि आप अगर चुनना चाह रहे हैं तो L&T फाइनेंस ज़्यादा बेटर डील है, लेकिन एक ज़ोरदार खरीदारी मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा आप खरीदारी करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल आया है मैम आपसे कि इन्होंने अपना नाम नहीं मेंशन किया, इन्होंने टाटा गोल्ड खरीद रखा है। टाटा गोल्ड मेरे ख्याल तो चाय पत्ती नहीं है, टाटा गोल्ड इन्होंने अदरवाइज गोल्ड का ETF ले रखा है और ये इसे 3 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि हर डिप में इसमें खरीदारी करेंगे। क्या ये सही रणनीति है या फिर बदलाव करें इसमें कुछ? देखिए, कर सकते हैं। टाटा गोल्ड मैं जो ये यहाँ पे देख रही हूँ वो 9 रुपए 11 पैसे के आसपास का चल रहा है इसमें भाव। आई होप मैं ये सही चीज देख रही हूँ। शायद ये मेरा अलग चल रहा है चार्ट पे, क्योंकि जो टाटा गोल्ड ETF मेरे पास आ रहा है उसमें थोड़े से चेंजेस हैं प्राइजेस में। तो मेरे हिसाब से ये कर सकते हैं, हर डिप पे खरीदारी कर सकते हैं और इसमें बने रह सकते हैं। तो हर डिप में खरीदारी करें। गोल्ड ETF में खरीदारी वैसे भी कभी हार्मफुल नहीं होती, एक एसेट क्लास अलग है, आप आराम से उसके अंदर SIP वे में एडिशन कर सकते हैं। रविंद्र सरन साहब के पास है बिरला सॉफ्ट के शेयर, 390 रुपये के दाम पे खरीदारी है। मैम पिछले साल का आउट परफॉर्मर, इस साल का अंडर परफॉर्मर, क्या किया जाए? बिल्कुल, अभी थोड़ा IT के लिए मुझे लगता है समय देना चाहिए ये पूरे क्षेत्र को। ये बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, बट थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। बिरला सॉफ्ट की बात करें तो तकरीबन मई से लेके अब तक एक ही दायरे में घूम रहा है और दायरा है 390 से 440, यानी कि ये 50 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है। तो पहली चीज तो दायरेमंद कारोबार ही होता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस तकरीबन 389 का रख लें, 379 का। और इसमें जो अब हम टारगेट देख रहे हैं वो तकरीबन यहाँ पे चूंकि 421 के आसपास चल रहा है तो 450 से 455 के टारगेट्स रखे जा सकते हैं। लेकिन थोड़े टाइम तक ये पेशेंस चेक करेगा, क्योंकि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में ये अभी अटकता हुआ नजर आ रहा है काउंटर। तो रेंज बाउंड ट्रेड के अंदर अभी अटकता दिखाई पड़ रहा है। वैसे भी मिड कैप IT में जो आउट परफॉर्मर हैं वो परसिस्टेंट जैसे नाम है, इस पर पहले भी आज में अपनी राय दे चुकी हैं। और बाकी बिरला सॉफ्ट, जेन टेक्नोलॉजीज ये पहले, जेंसार टेक्नोलॉजीज ये पहले चल चुके हैं, सो थोड़े से अभी कूल ऑफ साइड पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक सवाल आया है और IPO के ऊपर, आस्था मैम और आप ही से अच्छा कौन ही जवाब दे पाएगा इसका।
इनका सवाल ये है कि इन्होंने एचडीएफसी बैंक के 100 शेयर खरीदे हैं और ये इसको तब तक कैरी करना चाहते हैं जब तक एचडीबी की लिस्टिंग नहीं हो सकती। तो क्या इनके लिए सही स्ट्रैटेजी है? बेसिकली एचडीबी की लिस्टिंग के साथ एचडीएफसी बैंक की तेजी को प्ले करना चाह रहे हैं, क्या ये सही रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो आप रखिए उसको तब तक, लेकिन लंबा भी रखेंगे तो भी ये बैंक अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि बैंक्स में हम लोग अभी पॉजिटिव हैं। तो आप लिस्टिंग तक रखना चाहते हैं, वो आपका एक कॉल है। लेकिन मैं ये फिर भी बोलूंगी कि अगर इसको लॉन्ग टर्म में भी रख लिया आपने एचडीएफसी बैंक, और अपने आप को सीमित नहीं रखा कि जब तक इसकी लिस्टिंग होगी तब तक के लिए रखूं, तो ये अच्छे रिटर्न देगा, जिसमें 2100 तक के लक्ष्य हम यहाँ सुझा रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें दोनों ही स्ट्रेटेजी, या तो आपको एचडीबी फाइनेंशियल तक की लिस्टिंग तक के लिए रुकना है तभी भी आप ले सकते हैं, या फिर लंबे समय के लिए भी लेना हो किसी को तो भी वो एचडीएफसी बैंक में पोजीशन बना सकते हैं 2100 के लक्ष्य। नहीं, लेकिन एचडीबी फाइनेंस में कहीं आपने भी ये नोटिस किया, अनलिस्टेड मार्केट में 1200 रुपए पे ये ट्रेड हो रहा था, 1400 रुपए तक जा रहा था, इनफैक्ट 1200 से 1400, प्राइस बैंड आ गया 700 रुपए। 50% तो ऑलरेडी रिटेल इन्वेस्टर्स में गवा चुके हैं। सो कितना फीजेबल था ये अनलिस्टेड मार्केट में जा जाके बढ़ चढ़ के शेयर लेना? वो थोड़ा रिस्की रहता है, और हम लोग इसीलिए थोड़ा उधर हमारी राय कम ही रहती है, तो उस पे तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं बस इतना बोलूंगी कि एचडीबी फाइनेंशियल के लिए भी अभी आप रिव्यू का वेट करिए। बाकी मुझे तो लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक एक अच्छा प्ले है, और उसमें बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है। चाहे एचडीबी फाइनेंशियल को लेके बनानी हो तो बनाइए, और अपने पोर्टफोलियो में बैंकिंग काउंटर रखना है तो भी बना सकते हैं। नहीं मैम, वो आपके आपके रिव्यू के बिना तो हम आगे वैसे ही नहीं बढ़ने वाले हैं। उसका तो हम वैसे ही वेट कर रहे हैं कि आप जैसे ही अपना रिव्यू दोगे, आपका ग्रीन फ्लैग तो हमारी तरफ से गो अहेड है, वरना हम भी अवेट ही कर रहे हैं उसका। लेकिन ये बात सही है कि एचडीबी फाइनेंशियल जब तक रिव्यू नहीं आ रहा तब तक कुछ मत करिए। अभी अभी तो सिर्फ प्राइस बैंड ही आया है, और वो भी सोर्सेज बेस्ड है। और बाकी आप अगर चाहें एचडीएफसी बैंक अदरवाइज भी क्लास कम बैंक है, आप चाहें लिस्टिंग के लिए रखना चाहें या अदरवाइज रखना चाहें, इसमें तो कोई हार्म है ही नहीं, आराम से आप बने रह सकते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी का सवाल है कि टाटा टेक 746 के दाम पे नहीं खरीदारी है, ये फर्दर एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं। आज टॉप लूजर्स में इसका नाम है, क्या करा जाए? जी बिल्कुल, वीक लग रहा है ये। इसमें फर्दर खरीदारी करने की जो ये इच्छा रखते हैं, मुझे लगता है उसको थोड़ा समय दे दीजिए। ये नीचे और आ सकता है, अभी ये चल रहा है 701। फर्दर खरीदारी अगर करनी ही है तो फिर 650 660 के जोन में करिए, अभी रुक जाइए। अभी ये और वीक होने की संभावना दिख रही है इसका। तो अभी थोड़ा और वीक हो सकता है, 650 680 के जोन में कहीं मिले तो वहां पर आप खरीदारी करें। अभी आप एटलीस्ट वेट कर लीजिए। इसके अलावा एक प्रिया जसरोतिया जी का सवाल आया है। ये 1 लाख रुपए का निवेश करना चाहती हैं, लेकिन इन्होंने कंडीशन भी रखी है कि इन्होंने सिर्फ 3 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। पहला डेटा सेंटर, दूसरा फाइनेंशियल, तीसरा एनर्जी। इनमें से कुछ अच्छे नाम आप बता पाइए। देखिए, डेटा सेंटर्स की बात आती है तो अभी तो अनंतराज उसमें एक अच्छा काउंटर है, लेकिन लोअर लेवल पे अभी नहीं, क्योंकि चार्ट्स अभी भी इतना परमिट नहीं कर रहे कि तुरंत इसमें जिसे कहते हैं एक साथ का इन्वेस्टमेंट कर दें। तो मैं रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा लगता है, जिस तरह से हम इंटरेस्ट रेट साइकिल के दौर से अभी गुजर रहे हैं, रियल एस्टेट एक अट्रैक्टिव काउंटर हो जाता है, तो वहां पे अनंतराज अच्छा लगता है। दूसरा फाइनेंशियल्स की बात की है तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये सब जो दिग्गज बैंक हैं ये पूरे फेवरेट्स हैं। यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का एक दौर देख सकते हैं। पावर की बात करें तो मुझे वापस से जो ये पावर फाइनेंस हो गया या आरईसी हो गया, जो कि आज न्यूज आई थी, मुझे लगता है उसकी वजह से भी ये काउंटर्स अभी थोड़े से मोमेंटम में आ चुके हैं, तो वहां पे भी एक नजर बना सकते हैं। पावर ग्रिड भी पसंद आता है। तो प्रिया मैम, आपको कुछ नाम, कुछ विकल्प बताए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं और उनके हिसाब से निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा जैद अली साहब, पहले तो आपके बड़े प्रशंसक हैं, इनको डीमर्जर में सीमेंस एनर्जी के शेयर मिले हैं। कल ये कंपनी लिस्ट हुई है, अगले 10 दिन तक T2T कैटेगरी के अंदर रहेगी। हाल में ही कुछ ब्रोकरेज हाउस के नोट्स भी आए थे, 3100 3120 के टारगेट्स वहाँ पे आते हुए दिखाई पड़े थे। आप इसे कैसे देख रहे हो मैम, सीमेंस एनर्जी को, और क्या करना चाहिए इन्हें? मुझे तो अच्छा लग रहा है ये काउंटर, और बिल्कुल इसमें होल्ड ही करना चाहिए। कल ही लिस्टिंग हुई है, बट मुझे लगता है कि ये एक ऐसा काउंटर है जो लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल सीमेंस एनर्जी में हम लोग पॉजिटिव हैं, और इसमें बने रहने की ही सलाह है 400 तक। तो थोड़ा सा समय आपको यहाँ देना पड़ सकता है, लेकिन अब 6 महीने में ये अचीव होंगे या नहीं कहना मुश्किल है। आपकी कॉस्ट शायद आ जाए, 399 के आसपास के ही टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं।
एक सवाल और आया है मैम, सवाल आया है हुंडई के बारे में। विमी गुप्ता जी पूछ रही हैं कि हुंडई के आईपीओ के शेयर इन्हें अलॉटेड है। प्रमोटर की तरफ से हुंडई में माल कुछ कुछ बिकना शुरू भी होना चाहिए आइडियली, लेकिन आप क्या राय रखते हो मैम? 1974 है, धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडली अपने इशू प्राइस की तरफ जा ही रहा है। सो मतलब इशू प्राइस के ऊपर आ ही गया है, क्या किया जाए? क्या मान के चलें गोइंग फॉरवर्ड एक ब्लॉक डील आनी है इसमें, आज नहीं तो कल? ये तो मैं इस पे तो नहीं मैं कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे सकती हूँ, लेकिन ये जरूर बोल सकती हूँ कि Hyundai एक अच्छी पोजीशन में लग रहा है चार्ट्स के बेसिस पे। इनके पास काफी ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्चेस के भी अभी बने हुए हैं। मेरे हिसाब से 2030 तक की काफी ज्यादा इनकी मतलब बड़ी कैटलॉग है जिसमें काफी प्रोडक्ट लॉन्चेस आने वाले हैं। कहने का मतलब ये है, तो अच्छी खासी ये कंपनी में एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल यहाँ पे बने रहना है। 2100 तक के लक्ष्य तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे जरूर देखने को मिलने चाहिए। समय सीमा कुछ महीने रख लीजिए, क्योंकि मार्केट में अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो उस हिसाब से टारगेट्स को आने में भी टाइम लग सकता है, लेकिन 2100 तक के लक्ष्य के लिए होल्ड करना है इस काउंटर। तो 2100 तक के लक्ष्य यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। शेयर अपने इशू प्राइस पर आ चुका है। 1960 इसका इशू प्राइस था और अभी ये 1974 पे कामकाज कर रहा है, तो अपने इशू प्राइस के तो ऊपर आ ही गया है, लिस्टिंग प्राइस की भी ऊपर आ ही गया है। अब 2100 रुपये का टारगेट है और ओवरहैंग ब्लॉक का भी पेंडिंग है। 7% प्रमोटर की इक्विटी सेबी के थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है। सो वो पार्ट को आप एक बार को ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात की जाए तो एक सवाल आया है मैम डैम कैपिटल पर। राजन पांडे जी का सवाल है और मुझे अच्छे से याद है मैम ये, क्योंकि जब आईपीओ आया था तब हमने आपसे चर्चा भी की थी, आपसे बातचीत भी की थी, आपका रिव्यू भी लिया था और आपने ये बात कही भी थी कि आपको जहाँ तेज़ी मिले आप अपना पैसा बुक कर लें। लेकिन एज़ यूजुअल आपने उस समय ये भी कहा था कि लेकिन फिर भी सवाल आएंगे, और आ गए। तो इनकी खरीदारी है 428 रुपये के दाम पर। क्या करा जाए अब? 250 रुपए चल रहा है, 400 के 28 की खरीदारी है अभी तो। बहुत इसमें पेशेंस रख के होल्ड ही करना पड़ेगा। सो होल्ड कर लेंगे, बेटर रहेगा। होल्ड ही करने की सलाह है। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लेंगे, जो कि तकरीबन 220 के लेवल पे आ रहा है। तो 220 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो बने रहे हैं इस काउंटर पे। इनिशियल टारगेट मुझे लगता है पहला जो देखने को मिलेगा वो 300 तक का रहेगा, और इनकी तो और भी ऊपर की खरीद है, उसको आने में बिल्कुल समय लगेगा। तो आपको समय लगेगा अभी एटलीस्ट इस स्टॉक के अंदर, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक और सवाल आया है महिंद्रा लॉजिस्टिक को लेकर। सुरेश कुमार जी का सवाल है, 200 शेयर हैं, 290 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। ये सेक्टर भी मैम बहुत समय से एक दायरे में ही घूम रहा है, पूरे सेक्टर में कोई बज़ नहीं है, क्या किया जाए? जी, देखिए वीक ही लग रहा है ये काउंटर, कुछ खास तेजी में नहीं है। आज थोड़ी सी लोअर लेवल से एक कोशिश कर रहा है छोटी मोटी तेजी दिखाने की, लेकिन उस तेजी को आगे अगर बढ़ना है तो 330 के ऊपर निकलना जरूरी है इस काउंटर का, तो उसका जरूर ध्यान रखें। होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन यहाँ पे रखना होगा 295 के लेवल पे। और टारगेट इसमें अब जो रखेंगे वो तकरीबन यहाँ पे मान के चला जा सकता है कि 360 370 का रख सकते हैं। तो आपके लिए राय महिंद्रा लॉजिस्टिक के संदर्भ में यहाँ पर दी गई है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अभिषेक अदानिया साहब के पास है 181 रुपये के दाम पर। अब क्या करना चाहिए इसमें, और एक खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं? जी, और खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट लेवल है 178 179 का, वो ब्रेक हुआ तो ये फिर 173 तक जा सकता है, 170 173 तक। वहां पे खरीदारी का मन बनाइए, अभी रुक जाइए नई खरीदारी के लिए। 170 से 173 के लेवल पे नई खरीदारी की कोशिश करेगा। उसमें स्टॉप लॉस 159 का रखेंगे। 170 पे खरीदना है, 159 का एक स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट फिर उसमें 200 तक के रहेगा। ओके मैम, एक सवाल तन्मय दवे साहब का है। इनके पास एमटार टेक के शेयर हैं, 1775 के दाम पे खरीदारी है, 100 शेयर हैं। अब ये राय पूछ रहे हैं क्या इसमें बने रहें कि निकल जाएं। एक कंसर्न मेरे पास भी था इससे रिलेटेड कि पहले लास्ट क्वार्टर तक प्रमोटर ने बिकवाली करते करते खरीदारी करी और इस क्वार्टर में फिर बेच गए, मतलब जैसे ही लॉक इन खुला। तो ये कैसे रीड किया जाए? देखिए, प्रमोटर की बिकवाली कभी भी आती है तो वो मार्केट्स कभी भी पॉजिटिव नहीं लेता, ये तो बात बिल्कुल खरी है। और वो ही एक कारण हो सकता है कि देखिए इसमें वापस से थोड़ा तेज हुआ, फिर थोड़ा सा नरमी आई। इनफैक्ट लास्ट अगर मैं 3-4 दिन की कैंडल्स भी देख रही हूँ तो एक ये दायरे में ही
घूम रहा है, कुछ मोमेंटम खास है नहीं। 1630 और मोटा मोटी 1730, ये 100 रुपए की रेंज में ही ये घूम रहा है, पर बने रहिए अभी तो इस काउंटर पे स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 1590 के जोन में आ रहा है। तो 1590 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, और टारगेट इसमें आप रखेंगे वो आराम से यहाँ पे अब जो हमको देखने को मिलेगा वो 1900 तक के रह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये थोड़ा जो एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस बार बार फेस कर रहा है 1810 के स्तर पे, वो ब्रेक हो जाए। ओके, 1810 निकलता है तो 1900 प्लस के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। हेमंत जी पूछ रहे हैं कि आजाद इंजीनियरिंग बाइंग लेवल पर आ गया है क्या मैम, अगर खरीदारी करनी होगी? ये शेयर चला एक तरफा, फिर अब ये शांत होकर बैठा है, क्या किया जाए इसमें? जी, आजाद इंजीनियरिंग की बात करें तो नहीं, अभी भी बाइंग लेवल पे आया नहीं है ये काउंटर। इसमें अभी नई बाइंग के लिए रुक जाए। मेरे हिसाब से इसमें जो नई बाइंग करेंगे वो तकरीबन 1490 1500 के जोन में करिए मोटा मोटी। अभी रुक जाइए, इसमें बाइंग का लेवल नहीं है। तो अभी इसमें सच में ही बाइंग की लेवल नहीं है, 100 के ऊपर का मल्टीपल अभी भी कामकाज कर रहा है, तो एक बार को थोड़ा और कूल ऑफ होने दीजिए, उसके बाद एंटर करिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोल इंडिया खरीदा है मितिका स्वरूप जी ने, इनके पास 419 रुपये के दाम पर खरीदारी है। अब ये पूछ रही हैं कि क्या इसमें बनी रहें या किसी और में शिफ्ट कर जाएं? होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को एक बार। कुछ लेवल स्पेशली 393 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ब्रेक होना चाहिए यहाँ से 5 रुपए ऊपर, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा ये काउंटर। तो निकलने की जरूरत नहीं लगती, सिर्फ और सिर्फ होल्ड करने की जरूरत लगती है। स्टॉप लॉस रहेगा 370 के आसपास, टारगेट रहेगा 415। ओके, भरत प्रजापति साहब का एक सवाल आया है SJVN पर। इन्होंने 90 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है और 1 साल का इनका नजरिया है। ये पहले तो बढ़िया चले थे, अब थोड़े हल्के हैं, क्या किया जाए इनमें? जी, एसजेवीएन की बात करें तो अभी ये तो थोड़ा बिल्कुल अभी तेजी के मूड में आने में टाइम लगेगा, पर बहुत लंबा नहीं है। 98 99 के ऊपर ये तेज हो जाएगा सुनिश्चित। तो इसमें तेजी करनी हो तो 99 के ऊपर ही करेंगे। स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे 86 का, और 99 के ऊपर करते हैं, 86 का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो टारगेट 119 का रख सकते हैं। तो 119 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। सारांश जी का एक सवाल आया है BEML को लेकर। इनके पास 5170 रुपये के दाम पे खरीदारी है, 6 महीने का इनका नज़रिया है। इनकी खरीदारी ऑल टाइम हाइस के आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है। नज़रिया 6 महीने का है। आज शेयर चला है 9% ऊपर कामकाज कर रहा है, बढ़िया तेजी में आज BEML है। वापस मैम इनके लेवल्स दिखेंगे क्या इन्हें 6 महीने में? मुझे लगता है बढ़िया तेजी में आ जाएगा ये 6 महीने। एक बार इनके लेवल्स मुझे फिर से बताएंगे सुमित मैम जी, कितने में लिया? 5170 पे खरीदारी इनकी। ओके, नहीं नहीं, बिल्कुल आ जाएंगे। 6 महीने का नजरिया है तो आना ही चाहिए। बिल्कुल, काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं इस काउंटर पे। 46 के 100 के आसपास चल रहा है, नेक्स्ट लेवल ही 5150 का बन रहा है इसका। तो आ जाएंगे सर, कोई दिक्कत लगती नहीं है। कुछ कुछ नेगेटिव न्यूज तो आए जिसका हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन चांसेस ब्राइट हैं कि 5150 तक जाए ये काउंटर। होल्ड करने की सलाह रहेगी, और स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे 4300 का। तो 4300 का एक स्टॉप लगाकर आप बने रहिए, और लग रहा है देखकर कि ये शायद आने वाले समय में ऊपर के लेवल्स वापस दिखाता हुआ दिखाई पड़ेगा। यतीन्द्र पवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं सतारा से बातचीत करने के लिए। पवार साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार पवार साहब। हाँ सर, कैनरा बैंक पे मेरा सवाल था। आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं? खरीद रखा है 400 शेयर, 118 के भाव। ओके, और नजरिया क्या है इसमें आपका? मुझे कम से कम 30% रिटर्न एक्सेप्ट करे, कितने महीने लगेंगे उसके लिए, मतलब? ओके, तो आशा मैम, केनरा बैंक खरीदारी की इन्होंने 118 रुपये में, अभी 107 रुपये, आज 2% ऊपर है। 30% के गेन के लिए ये इसमें निवेश करके बैठे हैं, यानी कि मोटा मोटा 160 170 में बेचेंगे। आप क्या राय रखते हो? देखिए, कैनरा बैंक में अभी इमीडिएटली तो थोड़ा तेज होना जरूरी है, यानी कि एटलीस्ट 111 के ऊपर निकलना जरूरी है इसको। तेजी अगर इसको बनानी है 111 112 उसके ऊपर निकला तो फिर बिल्कुल ये तेजी के लिए तैयार हो जाएगा, और यहाँ पे आराम से 115 120 के तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स बिल्कुल हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, चांसेस ब्राइट है, एक बार 115 तक जाने की पूरी क्षमता है इस काउंटर पे, कोई दिक्कत नहीं लगती। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी 115 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस इसमें जो पोजीशन पे रख सकते हैं वो 100 का रख सकते हैं, 100 या फिर 99। तो 100
या फिर 90s में कहीं स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन आप बने रहिए अभी तो। और लेट्स सी कहाँ तक जाता है, पीएसयू बैंक की तेज़ी कितनी आगे कैरी करती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मूव रहेगा। अदानी ग्रीन के करीब 88 शेयर हैं जॉन्टी पटेल साहब के पास 992 रुपए के दाम पे। करना क्या चाहिए मैम इसमें? होल्ड करना चाहिए। आज भी छोटा सा मोमेंटम इसने दिखाया है, बढ़िया तेजी आ जाएगी 980-85 के ऊपर। होल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ये काउंटर की इसमें लॉस बुक किया जाए। बने रहने की ही सलाह दूंगी इस काउंटर में। स्टॉप लॉस 910 का लगा सकते हैं और टारगेट इसमें रख सकते हैं तकरीबन 1000 से 1038, यानी कि 1035 तक। 1035 तक के टारगेट्स यहाँ पर आप आते हुए देख सकते हैं। एक और चीज़ मैम, आशा मैम आपके प्रशंसक हैं गुंजन जी, इनका सवाल है आईटीसी होटल को लेके। 200 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है और साथ साथ 537 रुपए के दाम पे इन्होंने अंबुजा सीमेंट में खरीदारी कर रखी है। आप क्या राय रखते हैं इन दोनों को लेकर? देखिए, आईटीसी होटल की बात करें, 200 पे इन्होंने खरीदारी की है, अभी भी ऊपर चल रहा है। मेरे हिसाब से 204 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लें। अगर ट्रिगर भी हुआ तो भी मुनाफे में निकलेंगे। तो अभी 211 चल रहा है, 204 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। टारगेट 220-22 का रहेगा। दूसरा सवाल कौन से काउंटर पे था एसीसी सुनिए? मैम, एसीसी अंबुजा सीमेंट, सॉरी, हाँ 537 में जी, अंबुजा सीमेंट लिया हुआ है। अंबुजा। जी बिल्कुल, अंबुजा सीमेंट की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से ये काउंटर भी वीक ही अभी बना हुआ है। थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इस काउंटर पे नीचे का जो डाउन साइड खुला है वो 515 तक जा सकता है ये काउंटर, तो उसका जरूर ध्यान रखिए। बाकी वीक लगता है, 515 तक जाने की कोशिश करेगा। किसी के पास है तो 510 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। टारगेट रखेंगे एक बार इनिशियली 555 से 565। तो आपके लिए राय अंबुजा सीमेंट और आईटीसी दोनों के संदर्भ में यहाँ पर दी गई है। मैम, इंद्रनील जी का सवाल है तिलक नगर इंडस्ट्री को लेकर। वो ऐड करने की इच्छा रख रहे हैं। लिकर में यूनाइटेड स्पिरिट्स भी नीचे आया हुआ है, क्या वो ज्यादा बेहतर विकल्प है या तिलक नगर? जी, तिलक नगर में भी थोड़ा सा भी वीक बना हुआ है मोमेंटम। और दूसरा आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात की, मैं दोनों को कंपेयर कर लेती हूँ। तिलक नगर बेटर लगता है यूनाइटेड स्पिरिट से। अगर कंपेयर करें अपसाइड मोमेंटम वाइज, तो तिलक नगर में तेजी ज्यादा आने की उम्मीद है एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पे बने रहें 340 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें इनिशियली 390 का रहेगा और एक ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स है। तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज को लेकर एक राय आपको यहाँ पर दी गई है। एक और नाम मैम सवाल आया है स्ट्राइड्स फार्मा को लेकर। अंकुश जी का सवाल है, उन्होंने खरीदारी के लेवल्स तो नहीं बताए हैं, लेकिन करना क्या है ये पूछा है। सो क्या करना चाहिए इसमें? होल्ड करना चाहिए अगर लिया हुआ है तो। ऑलरेडी लेने की इच्छा करते हैं तो फिर उसके लिए 810 के लेवल पे नया लेंगे, और अभी लिया हुआ है तो होल्ड कर लेना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आ रहा है 780 के स्तर पे। तो 780 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। टारगेट इसमें हमें जो वापस देखने को मिलेगा वो तकरीबन यहाँ पे मान के चल सकते हैं 880-890 का रहेगा। 880 890 के टारगेट्स के लिए आप बने भी रह सकते हैं, और नई खरीदारी करनी है तो आपको एक लेवल्स भी यहाँ पर बताए गए हैं। कोचिन शिपयार्ड पे एक सवाल आया है, 2320 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 200 शेयर है और इनका भी यही है कि लॉस काफी हो रहा है। क्या किया जाए इसमें? देखिए, लॉस काफी हो रहा है, पर मुझे लगता है कि ये भर जाएगा लॉस, कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक दायरे में घूमता हुआ नजर आ रहा है 1900 से 2550 के बीच में, बट मोटा मोटी मुझे लगता है कि लॉस भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड कर लीजिए और एक बार स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे, जो कि तकरीबन 1900 के स्तर पे आता है। तो 1900 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी कोचिन शिपयार्ड को। अब इसमें जो टारगेट बनेंगे इनिशियली वो तकरीबन यहाँ पे 2540 और उसके बाद 2840 के लग रहे हैं। मैम एक बात और बताना, ये डिफेंस पे कि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और ज़्यादातर सबको यही लग रहा है कि उनको काफ़ी लॉस हो रहा है। सो एक रैली चली, उसमें लोग फंसे, कुछ कुछ नीचे आया, फिर दोबारा रैली आई, उसमें एग्जिट मिल गया, अब और ऊपर लोग फंस गए। सो ये सिचुएशन से बचने के लिए ऐसा नहीं है कि बेटर आप डिफेंस के म्यूचुअल फंड में चले जाओ, एटलीस्ट थोड़ा सेफ तो रहोगे कंपेरेटिवली। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को लगता है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सही ऑप्शन रहता है कैपिटल मार्केट में काम करने के लिए। सो मैं खुद उसी पे ज्यादा जोर देती हूँ।
तो बिल्कुल उस हिसाब से इसको रख लीजिए और अभी तो होल्ड करना है, दायरेमंद कारोबार होता हुआ नजर आएगा इसका ऑप्शन। ओके, जिग्नेश बबारिया जी आपसे एक अलग तरह का सवाल पूछ रहे हैं मैम कि अगर कोई स्टॉक किसी ब्रेकआउट पर लिया जाए तो आइडियल सिचुएशन में उसका टारगेट और उसका स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? देखिए, टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस हमेशा टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस के हिसाब से डिसाइड होते हैं, इन केस अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। और तो दूसरी तरफ अगर नए कैलकुलेशंस करने हो, क्योंकि जब ऑल टाइम हाई पे जाते हैं तो वहां हमें कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस मिलता नहीं है, तो फिर उनकी कैलकुलेशंस पूरी अलग होती है, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे रहती है। तो मेरे हिसाब से अभी तो टेक्निकल एनालिसिस में टारगेट और स्टॉप लॉसेस के लिए आपको पूरा पास्ट में जहाँ पे भी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आ रहे हैं, उस हिसाब से ही उनमें सेटिंग करनी पड़ती है कि क्या इसके लिए मेजर सपोर्ट होगा जो कि एक स्टॉप लॉस की तरह वर्क कर सकता है, और कहाँ मेजर रेजिस्टेंस होगा जो कि टारगेट की तरह वर्क कर सकता है पॉजिटिव मोमेंटम में। नेगेटिव में वैसा वर्सा रहता है।